हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे हमारे पास्ट में लोग कैसा खाना खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे और किस तरीके के घरों में रहते थे। हम अपने पास्ट में हंटर्स मतलब शिकारियों के बारे में भी जान सकते हैं, हर्डर्स चरवाहों के बारे में भी जान सकते हैं, फार्मर्स के, रूलर्स के, मर्चेंट्स के, प्रीस्ट्स के, क्राफ्ट पर्सन्स के, आर्टिस्ट के, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इन सब के बारे में हम अपने पास्ट में जान सकते हैं। और हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे पास्ट में बच्चे किस तरीके के गेम खेलते थे और किस तरीके की स्टोरियाँ सुनते थे। और हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके के गाने हमारे पास्ट में बच्चे सुनते थे। अब बात करते हैं कि हमारे पास्ट में लोग कहाँ रहते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे पर सालों तक, कई सौ सालों तक लोग रहे। अब पास्ट में कई सौ सालों तक नर्मदा नदी के किनारे पर लोग रहे हैं। जो इनमें से जो शुरुआती लोग थे उन्हें गैदरर्स कहा जाता था। गैदरर्स का मतलब होता है जो लोग अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं। इन्हें पेड़ पौधों की अच्छी पहचान होती है और यह अपना खाना पेड़ों की जड़ों से, फलों से और दूसरी चीज़ों से इकट्ठा करते हैं। यह लोग जानवरों का भी शिकार करते हैं। जो हम बात करते हैं कि पहली बार कृषि कहाँ हुई। तो पहली बार कृषि सुलेमान और किरतार हिल्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सुलेमान और किरतार हिल्स हैं। यही वो पहले एरिया हैं जहाँ पर 8,000 साल पहले कृषि की गई। अब दूसरे भी ऐसे एरिया हैं, विंध्या और नॉर्थ ईस्ट में हमारी गारो हिल्स है और सेंटर में हमारी विंध्या हिल्स है। ये दूसरे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर सबसे पहले खेती की गई। जो सबसे पहले चावल उगाए गए हैं वो विंध्या पहाड़ी के नॉर्थ में उगाए गए हैं, विंध्या हिल्स के नॉर्थ में। तो 4700 साल पहले। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले शहर कब कहाँ बसे। सबसे पहले शहर सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर के आसपास और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे, लगभग 4700 साल पहले। अब जो गंगा नदी के पास जो शहर बसे वो 2500 साल पहले ही बसे हैं। तो गंगा नदी के नीचे का जो साउथ का जो हिस्सा है उसे मगध कहा जाता है। आज के टाइम में वो बिहार में स्टेट में आता है। इसके जो रूलर थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम स्थापित किया। जो उनका किंगडम था वो देश के दूसरे भागों में भी फैला हुआ था। आइए इन सब चीज़ों को मैप में देखते हैं। आप देखेंगे कि हमारी जो गारो हिल्स हैं वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ये हमारी गारो हिल्स हैं जहाँ पर सबसे पहले खेती की गई। और नॉर्थ में ही विंध्या हिल्स में भी सबसे पहले खेती की गई और यहाँ पर ही सबसे पहले चावल की खेती की गई। अब देखेंगे जो गंगा के साउथ का एरिया है जिसे मगध कहा जाता है, वो ये आप देख सकते हैं, ये गंगा के साउथ का एरिया है जिसे मगध कहा जाता था और आज ये बिहार स्टेट के अंदर आता है। अब बात करते हैं जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों चट्टानों का सामना करना पड़ा, जिस जैसे कि हिमालयाज का, डेजर्ट का, नदियों का भी सामना करना पड़ा। इन्होंने उनकी जर्नी के अंदर मुश्किलें पैदा की, लेकिन ये मुश्किलें नामुमकिन नहीं थी। तो आदमी और औरत आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे। और नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी, जैसे फ्लड्स आ गई, बाढ़ से बचने के लिए, ड्रॉट सूखा पड़ता है, उससे बचने के लिए भी ये लोग आगे बढ़ते चले गए। जो आदमी थे वो आर्मीज में भी जाते थे, दूसरे एरियो पे हमला भी करते थे और उनकी जमीनें भी छीनते थे। इसके अलावा जो कारवां थे मतलब व्यापारी थे, वो अपना कारवां लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते थे। और रिलीजियस टीचर जो थे अपनी टीचिंग देने के लिए भी कॉन्टिनेंट्स में जाते थे। और ऐसा माना जाता है कि कुछ ट्रेवलर भी दूसरे कॉन्टिनेंट्स में गए हैं नए जगह की तलाश करने और नए जगह के खोजने। तो इन सब चीज़ों से जो आइडियाज़ हैं दो कॉन्टिनेंट के बीच के लोगों का, वो एक दूसरे से शेयर किया गया है। और ये जो आइडिया का जो ये जो हिल्स और पहाड़ियाँ हैं, ये जो हिल्स और पहाड़ियाँ जो होती हैं ये एक नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में। लेकिन इन्हें पार करना जो है बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो लोग इन्हें पार करना चाहते थे उन्होंने नदियों को, पहाड़ों को, सबको पार करके दूसरे कॉन्टिनेंट में आए और वहां पर रहने लगे। ये मूवमेंट जो है हमारे कल्चर ट्रेडिशन में भी देखा जाता है, क्योंकि जो हम नए तरीके सीखे,
स्टोन कार्विंग के, कंपाउंडिंग म्यूजिक, नए तरीके का म्यूजिक आया हमारे ट्रेडिशन में भी, और यहाँ तक कि कुकिंग भी नई तरीके की आ गई। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ लैंड, मतलब जगह का नाम कैसे पड़ा। हम अपनी कंट्री के लिए इंडिया और भारत दो शब्दों का यूज करते हैं। जो इंडिया है वो इंडस नदी के नाम पर लिया गया है, जिसे सिंधु कहते हैं संस्कृत में। जो इरानियंस जो थे और ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 साल पहले, वो सिंधु नदी से परिचित थे। उन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदोस कहा और इंडोस कहा। तो इसलिए हमारी नदी के जो ईस्ट का जो एरिया था उसे इंडिया नाम दिया गया। और जो नाम भारत है वो ऐसे ग्रुप के लोगों के लिए यूज किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और जिनका नाम जो है ऋग्वेद में भी मेंशन था। जो अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत का, सबसे पहला कंपोजिशन क्या है, ऋग्वेद है, जो 3500 साल पहले लिखा गया था। तो इसलिए ही भारत का बाद में नाम कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा, जो कि पहले नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले, नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। आगे चलते हैं। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट को कैसे कैसे जान सकते हैं। बहुत तरीके हैं अपने पास्ट को जानने के लिए। पहला तरीका क्या है कि हम बुक्स पर पढ़कर जान सकते हैं, जो बहुत सालों पहले लिखी गई। इन बुक्स को क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं, इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाथों से लिखी गई हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है मनु, जिसका मतलब होता है हैंड। तो ये जो वर्ड है ये बहुत मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए यूज किया गया है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो बार पाम लीफ, ये पाम लीफ कर पत्ते पर लिखे जाती थी, छाल के पत्ते पर, और जो छाल छाल बनाकर इनसे लिखा जाता था। ये जो पत्ता था ये हिमालयाज में ही ग्रो करता था। ताड़ का पत्ता कहते हैं, पाम लीफ को हिंदी में ताड़ का पत्ता कहते हैं। ये हिमालयाज में ही ग्रो करता था, और जो पेड़ की छाल से पेन बनाया जाता था तो उससे इन पर लिखा जाता था। जैसे जैसे समय निकलता गया तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी कुछ तो इंसेक्ट खा गए, कुछ नष्ट हो गई, और जो बची उन्हें प्रिजर्व करा, मतलब संभाल कर रखा गया टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज, मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में। ये जो बुक होती हैं ये सभी तरीके का अकाउंट देती हैं, सब तरीके की नॉलेज देती हैं हमें। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है जैसे पुराने रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताती हैं और प्रैक्टिस के बारे में बताती हैं। किंग्स राजा की जिंदगी के बारे में बताती हैं। जो दवाइयाँ और साइंस थी उसके बारे में बताती हैं। इसके अलावा ये हमें पोएम्स, प्ले, इन सब चीज़ों के बारे में बताती हैं। जो बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो संस्कृत में लिखी गई और दूसरी प्राकृत भाषा में लिखी गई। प्राकृत भाषा जो है वो तमिल लोगों द्वारा की गई और की जाने वाली ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस वो राइटिंग होती हैं जो किसी हार्ड सरफेस पर लिखी गई हो। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पत्तों पर लिखी गई थी, वो सॉफ्ट है। और इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सरफेस, जैसे किसी पत्थर पर या मेटल पर लिखने वाली राइटिंग्स को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो किंग और क्वीन के रिकॉर्ड्स कंटेन करता है, और किंग के द्वारा किए जाने वाले और बैटल के भी रिकॉर्ड कंटेन करता है। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो लंबे समय तक रह सकते हैं। और जो किंग जो होता था वो अपने इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पे इसलिए भी गड़वाता था ताकि लोग उसे देख सकें और उसकी आज्ञा का पालन कर सकें। जैसे आप देख सकते हैं ये इंस्क्रिप्शन हैं, ये लिखे गए इंस्क्रिप्शन हैं। इंस्क्रिप्शन भी दो तरीके के होते थे, एक पिक्चर में और एक लिखावट में। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखा हुआ है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये जो किंग था उसने अपना जो युद्ध करा था उसको ही इंस्क्रिप्ट करवा दिया है पत्थर के अंदर, ताकि लोग देख सकें कि कैसे युद्ध जीत कर आए हैं। अब बात करते हैं पास्ट को जानने के लिए और चीज़ों की। पास्ट को जानने के लिए और चीज़ें क्या क्या है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जो लोग इन चीज़ों को खोजते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं, पत्थरों की स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स की स्टडी कर रहे हैं और स्कल्पचर्स की स्टडी करते हैं जो पास्ट में थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये अर्थ के सरफेस में गड्ढे भी करते हैं बड़े बड़े, और एक्सकेवेशन करते हैं पास्ट को जानने के लिए, टूल्स को, औजारों को जानने के लिए, पोर्ट्स कैसे थे हमारे पास्ट में उन्हें जानने के लिए, ऑर्नामेंट्स को, कॉइन्स को, इन सबको जानने के लिए ये आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन भी करते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जानवरों की, पक्षियों की और फिश की, इन सब की हड्डी के बारे में भी स्टडी करी है, ताकि ये पता लगाने के लिए कि हमारे पास्ट में लोग क्या क्या खाते थे। अब हम ये पोर्ट देखेंगे, ये आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ही निकाला गया है एक्सकेवेशन से। ये पोर्ट जो है ये 4700 साल पहले यूज़ किया जाता था, और नीचे ये कॉइन्स है सिल्वर्स के जो लगभग 2500 साल पहले यूज़ किए जाते थे। अब हम बात करते हैं कि हमारा पास्ट एक था या अलग था। हमने बहुत सारे पास्ट को है प्लूरल सेंस में डिफाइन करा है।
जैसे डिफरेंट 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 ग्रुप्स के लिए हमने पास्ट वर्ड का यूज करा है, जैसे कि हर्डर्स मतलब चरवाहों की लाइफ फार्मरों की जिंदगी से अलग थी, और क्वींस की किंग और क्वींस की जिंदगी से अलग थी। जो व्यापारियों की लाइफ थी वो क्राफ्ट पर्सन की जिंदगी से भी अलग थी। तो हमने पास्ट का जो शब्द है वो अलग अलग लोगों के लिए यूज करा है। तो पास्ट में भी अलग अलग पास्ट है सभी लोगों के। जैसा कि आज हम देखते हैं जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं एक देश के अंदर ही, अलग अलग कस्टम रीति रिवाज निभाए जाते हैं। तो ये भी पास्ट अलग है, ऐसे ही पास्ट में होता था। तो एक एग्जांपल हमारे सामने है कि अंडमान और निकोबार के जो लोग हैं वो आज भी अपना खाना हंटिंग से, फिशिंग से और जंगलों से खाना प्राप्त करके अपना आजीविका का पालन पोषण करते हैं। लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो आज भी सप्लाई पर ही डिपेंड है। तो जो ऐसे ही पास्ट में हुआ करता था, यही जो डिफरेंस है यही पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस क्या था, हमने किंग और उसके बैटल्स के बारे में तो जान लिया इंस्क्रिप्शन द्वारा, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड जो नॉर्मल लोग थे जैसे फार्मर्स, गैदरर्स, इन सब के बारे में, हंटर्स, इन सब के बारे में अभी जानना रह गया है, क्योंकि इन सब का कोई भी हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं। जो किंग जो थे वो तो अपने इंस्क्रिप्शन लिखवा देते थे या गढ़वा देते थे, लेकिन ये लोग नहीं करवा पाते थे, इसलिए हमें इनके इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं और न ही इनकी भी ज़्यादा जानकारी है। आर्कियोलॉजी इसकी खोज कर रही है। अब हम डेट का मतलब क्या है, डेट जानते हैं। जैसे अब अगर किसी ने हमसे डेट पूछी तो हम बोलेंगे 2023, 2022। जो ये 2000 है, ये जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद से टर्म यूज की गई है, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं। जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद से 2000 जो टर्म है, मतलब 2000 में जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, उनके जन्म को 2000 साल हो चुके हैं। जो उनके जन्म के बाद से जो 2000 टर्म है ये आज तक हमारे डेट्स में यूज की गई है। कभी कभी हमारे लेटर्स में आता होगा बीसी, जो बीसी का मतलब है वो बिफोर क्रिस्ट, मतलब जीसस क्रिस्ट से पहले का जो टाइम था उसे बिफोर क्रिस्ट के नाम से जानते हैं हम। और जो 2000 है इसलिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। कभी कभी हम देखते होंगे डेट्स में एडिट का टर्म यूज हो रहा है। जो ये टर्म है एडी, ये लैटिन वर्ड से बनी है, जिसका मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, इन द लास्ट ईयर ऑफ गॉड, मतलब भगवान का आखिरी साल। तो 2012 को लास्ट ईयर कहा गया था क्रिश्चियनिटी के द्वारा, कि मतलब 2012 भगवान का आखिरी साल होगा। तो ऐसे ही बीसी को बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है, और बीसीई को बिफोर कॉमन एरा के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे डेसिफरमेंट की। डेसिफरमेंट होता क्या है। हमने देखा होगा कि राजाओं ने अपने इंस्क्रिप्ट कराए बड़े बड़े पत्थरों पे, मेटलों पे। और ये जो इंस्क्रिप्शन थे जैसे जैसे समय बदलता गया वह अलग अलग भाषा में लिखे गए, अलग अलग टूल्स में लिखे गए। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इन्हें पता लगाने के लिए किस उसका टेक्निक का यूज करते हैं, वो है टेक्निक डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर है उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसको पी में कन्वर्ट कर दिया, एल लॉयन को ये एल में कन्वर्ट कर दिया, इसको ओ में। तो इसी टेक्निक को पता लगाने के लिए डेसिफरमेंट टेक्निक का यूज किया जाता है इन वर्ड्स को पता लगाने के लिए। जो डिस्कवरी जो है, डेसिफरमेंट का मतलब क्या है इंग्लिश में, द डिस्कवरी ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशंट, मतलब उन शब्दों का अर्थ निकालना जो हमारे एंशंट में, हमारे अतीत में लिखे गए थे। थैंक यू। चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके एमसीक्यू अभी अगली वीडियो में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।